अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, गज़ा की ज़मीन पर बरसों से बहता हुआ खून और इस खून को रोकने के नाम पर एक बार फिर एक मंसूबा पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती प्लान दे दिया है। बेनिफिशरी इस प्लान के ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ट्रंप की बात करें, जो दुनिया को अमन का सबक देते हैं, उन्हीं के तैयारे इस्राएली जारहियत को असलहा पहुंचाते हैं। नेतन्याहू, जो अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार कहते हैं, उन्हीं के हुक्म पर मासूम बच्चों पर बम बरसाए जाते हैं। ये कैसी मुनाफिकाना सियासत है कि एक तरफ अमन के नारे लगाए जाएं और दूसरी तरफ खून की होली खेली जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने क्लियर किया है कि ये हमारा मुसवदा नहीं है। तो फिर ट्रंप ने किस बुनियाद पर दावा किया है कि पाकिस्तान 100% उसके साथ है? क्या ये सिफारती धोखा नहीं है? 8 मुस्लिम ममालिक ये कह रहे हैं कि तरामीम के बगैर ये मंसूबा नाकाबिले कबूल है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अमन ज़बरदस्ती के फैसलों से आ सकता है? क्या इसराइली इनखला को हमास के गैर मुसल्लह होने से मशरूत करना फ़लस्तीनी मज़ाहमत को कुचलने का मंसूबा नहीं है? एक तरफ ट्रंप की 3 दिन की मोहलत तो दूसरी तरफ नेतन्याहू की धमकियाँ। क्या अमन इस तरह दिया जाता है, धमकियों से कायम होता है? क्या ये दोनों रहनुमा अपने सियासी मफादात बचाने के लिए फ़लस्तीनी खून को इस्तेमाल नहीं कर रहे? बहुत से सवाल आते हैं। बात सोचने और गौर करने की है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, ये सवाल इंसानियत के ज़मीर का है। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के आखिरी में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत अदाद-ओ-शुमार के खेल में क्यों आखिर उलझी हुई है और आलमी इदारे पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटियाँ क्यों बजा रहे हैं। अपने मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। पहले टॉपिक की डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और स्टूडियोज़ में हमें नसीर वागा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ट्रंप का अमन मंसूबा जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, बड़े इब्हाम इस मंसूबे में मौजूद हैं, और इसहाक डार साहब ने तो वाज़े तौर पर, क्लियर तौर पर ये कह दिया है कि ये वो मंसूबा नहीं है जिसमें हमारी तमाम तर तजावीज़ मौजूद थी। और तमाम मुस्लिम ममालिक जिन्होंने खैर मकदम किया था इस मंसूबे का, वो ये कह रहे हैं कि जब तक तरामीम जो हम चाहते हैं, जो हमारे सामने थी, वो इसमें नहीं होंगी, हम इस मंसूबे को नहीं कबूल करेंगे। आपकी नज़र में सर इस मंसूबे के हवाले से आप क्या देखते हैं? किस तरह का है ये मंसूबा? क्या एम्बिग्विटीज़ हैं? ये इंटेंशनली क्रिएट की गई हैं या अनइंटेंशनल हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो बात यह है कि इस पूरे मंसूबे का मकसद 2 साल जंग ख़त्म कराना है, और जिस तरीके से वहाँ पे सफरिंग्स है, किलिंग्स है, फेमन है, जेनोसाइड है, बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, तो एक रेस्पाइट देना है, उनके सफरिंग को रिड्यूस करना। अल्टीमेट एम तो यही है। और इसके बाद कि फिर ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स है वो अंदर उसमें दाखिल हों। और देखें, इसमें जहाँ तक ये मंसूबा बज़ाहिर तो देखें माकूल लग रहा है और काबिल अमल भी लग रहा है, लेकिन जहाँ पे रिजर्वेशंस की अभी बातें आ रही हैं, तो लेकिन वही कतर के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी बात की है कि वो इस पे बात करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें में रद्द-बदल की गई है। अब देखें कि जनरली अगर हम देखते हैं, इट हैज़ बीन वेलकम अक्रॉस द ग्लोब। और इवन देखें, तमाम मुस्लिम कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से, इवन जो चाइना, रशिया ने इसको वेलकम किया है। और सेकंड इम्पॉर्टेंटली, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है रमला में बैठी हुई है, उन्होंने इसको इंडोर्स किया है, और उन्होंने तो तारीफ की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि बहुत अच्छा काम कर दिया है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख ले कि उसमें जो सो कॉल्ड एनेक्सेशन के उनके अटेम्प्ट्स होने थे गजा में, वो खत्म हो गए, जो शुरू उनके आइडियाज थे। और इसमें एक और चीज मेंशन की कि वेस्ट बैंक की भी एनेक्सेशन वगैरह इसमें नहीं होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, एक तो इसमें बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया, जिसको बेसिकली ट्रंप साहब हेड करेंगे, लेकिन इट विल बी मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो बाकी 5 परमानेंट मेंबर अमेरिका निकाले, 4 जो ममालिक होंगे, दे विल, और इसको वो भी देखेंगे। तो कल बातचीत होती है तो वहां, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, उस हिसाब है। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन है, मेरे ख्याल में वो एड्रेस हो जाएंगे।
ठीक है, वाक़िह साहब, आप इस मुआहदे को, मंसूबे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस पे हमास को भी रिजर्वेशंस हैं, मुस्लिम ममालिक को भी रिजर्वेशंस हैं, और इसके साथ साथ नेतन्याहू को भी रिजर्वेशन है। वो ये कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं करते, और अगर ऐसा होगा तो फिर हम ट्रंप के इस मंसूबे को नहीं मानेंगे। तो ये मंसूबा ओवरऑल आपकी नज़र में कैसा है? देखें, हर वो बात जो फ़लस्तीन के लिए बेहतर है या उनके हक़ में है, नेतन्याहू वो किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं है। इस सारी बातों को एक तरफ रखें, कौन से ये 20 नुकात सामने आ रहे हैं। जब इस तरह का कोई अमल शुरू होता है तो दुनिया जहान को पता है कि एक दफ़ा फिर सब कुछ रुक जाता है, यानी जंग बंदी आर्जी तौर पर ज़रूरी होती है। सारी दुनिया को पता है इस बात का। आप इससे बड़ा जुल्म क्या देख सकते हैं कि आज के दिन में जब ये बातें हो रही हैं, 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और 180 लोग ज़ख्मी हैं, और कुल 66,148 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब फ़लस्तीन में रह ही क्या गया है? उनके रहने के लिए उनकी ज़िंदगी के तमाम आसार तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब नेतन्याहू और उनके हवारी, मैं कह रहा हूँ जिनमें अमेरिका खुद शामिल है, ये इस वक्त हमास की तरफ से जो एक पेशरफ्त है या उनकी तरफ से रेजिस्टेंस है, उससे बचने के लिए इस तरह के सामने नुकात लेकर आ रहे हैं कि आर्जी तौर पर हम इनको गैर मुसल्ला कर दें। आप देखें ना, इनकी कैसी अजीबो गरीब शराइत हैं उनमें कि जी पहले उनको गैर मुसल्ला करें, फिर वहाँ से उनका इनखला भी करेंगे, हम स्लोली एंड स्लोली अपनी फौजें वापस लेके आएंगे। वहाँ तो फ़लस्तीनियों ने कहना है ना फिर कि क्या पता किसी भी वक्त दोबारा जंग ये शुरू कर दे, एक दफ़ा हमें गैर मुसल्ला कर दे। कोई भी फ़लस्तीनी इस वक्त नेतन्याहू पे या इसराइल के किसी भी ऐसे मंसूबे पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, ना उनको इसका यकीन है। अब मुस्लिम दुनिया के 8 ममालिक ने जो अपनी रिजर्वेशंस बताई हैं, यकीनी तौर पर जो उनको मंसूबा जब पहले बताया गया, जो नुकात बताए गए, जब उनमें अचानक उन्होंने तब्दीलियां देखी तो वो यकीनी तौर पे वो हैरान कुन थी। तो उनको तो कौन कबूल करेगा? जाहिर है मुस्लिम दुनिया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो उसमें वो तरामीम नहीं है जो पेश गई थी, और इसके साथ साथ अंजा साकिब साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, IR एक्सपर्ट है। अंजा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिर ट्रंप ने किस तरह से कह दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और सिपा सलार आसिम मुनीर 100% हमारे साथ हैं, और वो शुरू से इस मुआहदे को देख रहे थे और वो अग्रीड हैं, जबकि आज ये वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि ये वो मुसवदा ही नहीं है जो हमारे सामने रखा गया था, इसमें बहुत सी चेंजेस की गई हैं। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल कुछ ऐसी चेंजेस हैं, लेकिन आई थिंक कि अभी अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि एट द एंड ऑफ द डे कि क्या कहा गया था और क्या प्रेजेंट किया गया, डेफिनेटली अगर हमें किसी ना किसी तरह से ट्रंप को भी ये रियलाइजेशन थी कि पाकिस्तान का यहाँ पे इस 220 पॉइंट प्लान में अनवेल होने के लिए बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान और कुछ 7-8 इस तरह के मुस्लिम ममालिक रखें। लेकिन जो जितने भी अब ये देखें कि जो 2 स्टेट सरेंडर वाली बात है इन पर्टिकुलर, देखें आई थिंक कि जहाँ तक हमारी हुकूमत ने अग्री किया था वो ऑब्वियसली सीज़ फायर वाली बात पे किया था, गज़ा के रीफ बिल्डिंग के पैकेज पे किया था, लेकिन उस चीज़ के ऊपर तो हम 100% ऑन बोर्डेड हैं। लेकिन आई थिंक कि जो डील ऑब्वियसली प्रेजेंट की गई शायद कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमास को जो प्रेजेंट की गई ऑब्वियसली जिस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन ट्रंप ने रखी होगी हमारी लीडरशिप के सामने, ऑब्वियसली उसके बाद कुछ की एडिट्स भी किए होंगे जो नेतन्याहू ने इन पर्टिकुलर 11th आवर पे किए होंगे, जो कि मेरा एक थोड़ा बहुत एनालिसिस है कि जी इसमें अगर आप देखें ना कि पॉइंट 3 जो है जिसमें एक मेंशन किया गया है कि इजरायली फोर्सेस का बैटल लाइन से विड्रॉ करना, ये हॉस्टेज की रिलीज पे कंटेंजेंट होगा। जी दिस इज समथिंग जो कि देखें पीस जो है ना कभी भी कंटेंजेंट नहीं हो सकती किसी पर्टिकुलर चीज में, इधर यू एग्री टू पीस एंड सीज फायर
या आप नहीं अच्छा करते। साहब, आप तो इसके ये अंदर नेतन और ट्रंप आपस में आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि ट्रंप के दामाद को एतमाद में लेकर ये चेंजेस की गई हैं। नेतन ने ये चेंजेस किए हैं, उनको एतमाद में लेकर किए हैं ये। देखिए, खबरें तो हाँ, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें कहेंगी, अब इसमें सच्चाई और कितनी ज्यादा उसमें स्पेकुलेशन है, हाँ जी। दिस इज समथिंग जो कि हमें देखना पड़ेगा। चलेंगे, यही लेकिन सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे भी करना चाहूंगी कि आखिर ये क्या रहे हैं, आखिर में फ़ायदा इन दोनों ममालिक का ही है। ये तो वही बात हो रही है ना ग्रेटर इसराइल के हवाले से, जिस तरह से एक AI वीडियो सामने आई थी, जो नुकात हम देख रहे हैं इस मंसूबे के, जैसे जैसे हम वो नुकात पढ़ रहे हैं हमारे जहनों में वो AI वीडियो आ रही है जो कि बहुत 1-2 महीने पहले वायरल हुई थी, जिसमें ग्रेटर इसराइल बनाया गया था और किस तरह से उस पर काबिज थे ट्रंप भी और नेतन भी वहाँ पर मौजूद थे। देखें, पहली बात यह है, ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ना कि अगर कोई समझता है कि इससे बेहतर कोई मंसूबा लेके आ सकता है या कोई बेहतर प्लान लेके आ सकता है तो वो तो बताएं। सही। अगर हम ये चाहते हैं, ये मुस्लिम ममालिक ये चाहते हैं या फिर अरब ममालिक ये चाहते हैं, जो 68,000 शहीद हो चुके हैं उसको रोका जाए, दैट इज वन थिंग। जो सफरिंग है, जो फैमन है, जो एड बंद हुई है, क्या वो आ जाए? क्या वो बेहतर नहीं है? अगर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, वो फलस्तीनियों की ही होगी, बाहर से कोई नहीं होगा, ए पॉलिटिकल होंगे। लेकिन उसके ऊपर ट्रांजिशनल, चलो एक फोर्स, एक जो बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, लेकिन उसके ऊपर ट्रंप है, लेकिन ट्रंप के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। तो वो भी चीजें हैं। देखें कि इसमें अभी ये भी देखें ना कि उन्होंने कहा कि एनेक्स नहीं करेंगे, गजा को नहीं करेंगे, वेस्ट बैंक को नहीं करेंगे, कुछ चीजें तो इसमें है। इसका मतलब है दे अंडरस्टैंड, दे रिकॉग्नाइज की एक आइडेंटिटी है फलस्तीनियों की, चाहे वो वेस्ट बैंक में बैठे हुए, चाहे वो गजा में बैठे हुए हैं। वरना तो ये देखें, अगर ये फेल होता है, इट मींस फिर क्या होगा, दे विल ऑक्यूपाई गजा और सब्सिक्वेंटली दे विल गो फॉर वेस्ट बैंक। और पीछे पास्ट में हमने अरब लीग को भी देखा है, मुस्लिम कंट्रीज को, अभी अब जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जॉर्डन और इजिप्ट से आप क्या तवक्को करती हैं कि लाइकली कोई रिस्पांस नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे इस फोरम के तहत, जहाँ पे बाकी मुस्लिम ममालिक भी अरब्स में मिल के जाके गए थे, जहाँ पे रिजर्वेशन है वो एड्रेस कर सकते हैं। और फिर एक इसमें यकीनन जो आप जो शुरू में बात कर रही थी कि ये जेरड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और टोनी ब्लेयर थे, ये इनका बेसिकली आइडिया था, उसको उन्होंने मैच्योर किया एंड सब्सिक्वेंटली वाज डिस्कस एंड प्रेजेंटेड। लेकिन यकीनन देखें कि इसमें जो भी अगर कोई चीज जाती है अगेंस्ट जाएगी या कुछ ऐसा मसला होगा, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, जिससे कतर ने भी कंसर्न का इजहार किया कुछ चीजों पे, सऊदीज ने भी कहा है, फिर पाकिस्तान ने भी कहा है, दे कैन स्टिल प्रीवेल। तो लेकिन मेरा ख्याल में इमीडिएटली अगर हॉस्टिलिटीज रुक जाती हैं, इमदाद चली जाती है, और आप देखें ना कि हम ये भी कह सकते हैं कि इजराइल ने पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं किए, दैट इज ए फैक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि देखें हमास ने सरेंडर नहीं किया, तो उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने हथियार छोड़ दें या चले जाएं या फिर मेन स्ट्रीम में आप मिक्स हो जाएं। और आप फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप यही कर पब्लिक ओपिनियन देखेंगे ना गजा के अंदर से, वो भी यही कहेंगे भाई हमें चाहिए सुकून, हम अपने कुछ अपने आप को रीबिल्ड करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल में ये बहुत सारी चीजें हैं कि वो चलिए ये सवाल मैं वाक़िब साहब से करना चाहूंगी। वाक़िब साहब, हमास को जो ऑप्शन है कि हमास सरेंडर कर ले, क्या आपको लगता है कि हमास कबूल करेगा? देखिए, पूरी दुनिया अमन तो चाहती है, कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि ये जंग जो है मज़ीद तवालत इख्तियार करे, और मेरा ख्याल है ना तो हमास चाहता है और ना ही फ़लस्तीन चाहता है, जितनी इस वक्त वहाँ पर तबाही हो चुकी है। लेकिन अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, देखिए फ़लस्तीन के अंदर कोई भी अगर इसी तरह का कोई एक इदारा, कोई एक सिस्टम बनता है, तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि वो फ़लस्तीनी होंगे इनकी मर्ज़ी के, वहाँ भी कोई एक ग्रुप नहीं है, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके लोग हैं। ये लोग ये चाहते हैं, नेतन्याहू और ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर हम कोई भी सेटअप, इस तरह का टेम्परेरी एक निज़ाम अगर हम फ़लस्तीन के अंदर बनाएं तो वो हमारी मर्जी का हो। असल प्रॉब्लम ये है, हमास कहेगा हमारी मर्जी का होगा, वो कहते हैं नहीं, हमास हथियार फेंके, हम एक इंटरनेशनल, एक बैनुल-अक़वामी फोर्स बनाएंगे जो इनको लुक आफ्टर करेगी, वहाँ अमन कायम करेगी। एक तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा,
अब देखना ये है कि ये लोग जब तक हमास को काबिल कबूल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम ये है, वो लोग जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, जिनको कहा जा रहा है कि हमास के बिहाफ पर वो बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बात फैक्ट बताने लगा हूं कि उन लोगों का हमास के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है और वो किसी सूरत भी ये वादा नहीं कर सकते कि हम कैदियों की या यरमगालियों की जो एक आपस में रिहाई है उसको गिव एंड टेक करके पूरा कर लेंगे। असल ये भी एक मसला आना है कि क्या ये लोग जो इस वक्त मुज़ाकरात में शामिल हैं, इनका हमास पे पूरा कमांड कंट्रोल है? वो वहां वादा कर रहे हैं, उधर से हमास ना माने, फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। सही है, कंट्रोल तो अमेरिका का भी कंप्लीट नहीं है इसराइल पर। अच्छा अंजा साहिबा, ट्रंप मंसूबे के निकात की अगर हम बात करें तो जो इसराइली फ़ौज का इनखला है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान हैं कि उसको वाज़े तौर पे क्लियर नहीं किया गया कि इनखला कैसे होगा। ये तो कह दिया है कि 3-4 दिन का टाइम है, हम हमास सरेंडर कर दे, फिर यरगमालियों को रिहा करें, लेकिन अपनी फ़ौज के इनखला के बारे में अभी तक वाज़े तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। आपको लगता है कि तरामीम होंगी इस मंसूबे में? देखिए, मुझे एक चीज़ ये तो डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि क्या किस तरह से इजराइल ने कंप्लीटली गिव अप करना है वहाँ पे और किस तरह से फोर्सेस विड्रॉ करनी है। देखिए, कुछ एरियाज हैं जो कि हम डेफिनेटली एक दो और रिजर्वेशंस भी हैं। एक तो अगर मैं पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से भी बोलूँ तो डेफिनेटली एक 2 स्टेट सोल्यूशन यहाँ पे अब क्लियरली सेंट्रल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो हमेशा से इस चीज़ के हक में हैं कि पैलेस्टीनियन कैपिटल इज़ नॉन निगोशिएबल। हम तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी जो है ना जी, हम फिर ये कहीं ना कहीं ये फील होता है कि किसी तरह या तो स्टेटहुड को फुली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, या फिर ये चीज़ है कि देखें, अगर हम ट्रंप का पास्ट रिकॉर्ड भी देखते हैं ना, मैं अभी उनके इंटेंशन को डाउट नहीं कर रही, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं एक इंसान का, तो ये वही है कि जो उन्होंने इजरायली सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया है गोलान हाइट्स के मामले में, या जो और इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टांसेस थे, जिस तरह वैसे एक स्केप्टिसिज्म तो होता ही है कि क्या ये एक किस्म की ऑनेस्ट ब्रोकरेज ऑफ अ पीस डील। और फिर तीसरी चीज़ जो एक और लाइन ऑफ कंसर्न है, टोनी ब्लेयर जैसे फिगर्स को इन्वॉल्व करना एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, हमें ये स्टांस लेना चाहिए कि हम OIC और UN रिप्रेजेंटेशन वहाँ ज़्यादा बढ़ाएं, और जो जहाँ तक जी नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट कि जी हम फुली कभी भी गाजा से आर्मी नहीं निकालेंगे, सो ये डायरेक्टली एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस प्लान की। अच्छा अंजा साहिबा, ये भी कहा जा रहा है कि अरब और मुस्लिम ममालिक पे दबाव डाला गया था कि वो इस मंसूबे की हिमायत करें। दबाव से देखिए, आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक कभी भी दबाव से मंसूबे कामयाब होते हैं, और आई थिंक इंटरनेशनल पीस कीपिंग के अंदर आई डोंट थिंक के सऊदी अरेबिया, कतार, टर्की, पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, आई डोंट थिंक अब हम किसी की भी प्रॉक्सी या एक किस्म के दबाव में आ सकते हैं। हमारे पास अपने रीजनल ब्लॉक्स जी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, चाइना के साथ भी है, तो ये इफ एनीथिंग जो बैलेंस है ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो हम किसी की इंटेंशंस को जज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट को देखते हुए और पर्सनालिटीज़ को देखते हुए ये जो मंसूबा पेश किया गया है, क्या ये प्योर इंटेंशंस के साथ पेश किया गया है? अगर प्योर इंटेंशंस के साथ पेश किया जाता तो दोनों फरीकैन के मसावी हुकूक जो हैं या मुतालबात हैं उनको सामने रखा जाता। और दूसरा यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगी कि अरब और मुस्लिम ममालिक पे क्या वाकई दबाव डाला गया था कि इस मंसूबे का खैर मकदम करें? पहले बात ये देखें, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दबाव कहीं नहीं डाला गया। जिस तरीके से डार साहब ने भी एक्सप्लेन किया है, इसमें बड़ा काम हुआ है, ये सारे मिलके बैठे हैं, उन्होंने मॉडलिटीज वर्कआउट किए थे, और फिर इसके सब्सिक्वेंटली दे वर डिस्कस विद द हेड ऑफ स्टेट्स के बाद फिर जाके चीज हुई थी। सेकंड, एक पॉइंट में हाईलाइट करूं कि फेज विड्रॉल की बात की गई है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस दे विल लिव गजा, इसके बाद ये एरिया जो होगी शील्ड, जो प्रोटेक्शन शील्ड होगी, वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग जो फोर्स होगी वो आके टेक ओवर करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो लाइन ऑर्डर की होगी वो लोकल मकामी गजा की पुलिस होगी। सो इसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान का स्टांस में देयर इज नो चेंज, द 2 स्टेट सोल्यूशन पे ही पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है। सब्सिक्वेंटली दुनिया भी मानती है। अब रेटरिक्स के तौर पे तो ट्रंप भी जो मर्जी कह दे या नेतन्याहू ने तो बिल्कुल ये कहना है वो है,
मेरा ख्याल में ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली देखें कि इसमें जब एक हम बात करते हैं कि इससे बेहतर और चीज क्या हो सकती थी आज के हालात में, तो मेरा ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। और हमें मेरा ख्याल में उस सफरिंग को देखना चाहिए, उनके मसाइल को देखना चाहिए। और अल्टीमेटली देखें, फलस्तीन का मसला पेचीदा जरूर है, लेकिन दिस इज ए स्टेप टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन। और जो एक पीस आइडिया है दैट हैज बीन अनवेल्ड, मेरे ख्याल में हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करें। देखें ना अपोज किसने किया है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। अगर हम पाकिस्तानी मुस्तकबिल की बात करें तो हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि गज़ा में कहत, वहाँ पे कत्लो गारत और वहाँ की जो सिचुएशन है उसमें कुछ सुधार आए। हम स्मूथ फ्लोटेला के हवाले से भी बात करेंगे कि उसका इसराइल क्या कर रहा है। अगर वाकई ये लोग सीरियस हैं, प्योर इंटेंशंस रखते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, तो फिर एड वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचने दे रहे। इस सब पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इसराइल का एक और मंसूबा बेनकाब हो रहा है, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है उस पर हमला करने का पूरा मंसूबा एक बना लिया गया है। वागा साहब, एक तो हम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की बात करेंगे, दूसरा हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का भी जिक्र करना यहाँ पे नहीं भूलेंगे। जिस बहादरी, जिस जवाबमर्दी के साथ वो इस स्मूथ फ्लोटेला का हिस्सा हैं और एड लेके जा रहे हैं गज़ा की तरफ, आप उनको किस तरह से देखते हैं, उनकी बहादरी, उनके जज्बे को कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि क्या ये एड पहुँच पाएगी? अगर अमन की बात हो रही है तो फिर एड जाने दें, गज़ा के लोगों तक पहुँचे एड। देखें, असूल और कानून के मुताबिक जब आप सुलह की बात करते हैं या 20 नुकाती एजेंडा सामने लेके आते हैं, जैसे मैंने अभी पहले सेगमेंट में कहा था, तो उस वक्त तक तो असूलन जंग बंदी हो जानी चाहिए। और ये जो खुराक पहुंचानी और ये जो फ्लोटीला वाले लोग इतने जा रहे हैं और उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, और ये उनकी कोई जंगी मदद नहीं करने जा रहे हैं, ये सारी दुनिया को समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो खुराक है, वो दवाइयाँ हैं, वो ज़रूरियात हैं जिनकी वजह से वहाँ कई लोग जंग की वजह से तो अलहदा है, इनकी वजह से कितनी अमवात वाक़ हो रही हैं। वो कहाँ गई है दुनिया जो ये सोचती थी इंसानों के बारे। मैं ये कहता हूँ कि मुश्ताक साहब, जिन्होंने किस जवां मर्दी और हिम्मत और जुर्रत के साथ इस पूरे काफिले में शमूलियत की है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए वह बासे फ़ख्र है। मैं कोई सियासत के साथ उनको नहीं जोड़ना चाहता, बस ये एक पाकिस्तानी, उन्होंने जो अहम तरीन किरदार अदा किया जिस जवां मर्दी और जुर्रत के साथ। और यकीन जाने, जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे 100% यकीन आता है कि पता नहीं इन्होंने वापस आना है या नहीं आना। उनका भी यहाँ खानदान है, घर है, प्रॉपर्टी है, जिंदगी है, लेकिन उन्होंने सब कुछ उस पर। तो इसराइल को इन निहत्ते लोगों से खतरा क्या है वागा साहब? देखिए, बात सिर्फ यह है कि वो चाहते हैं कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के लोग हैं ना, वो जिस तरह निहत्ते हैं, कोई भूख से मर रहा है, कोई दवाई से मर रहा है, इस तरह की कोई मदद उनको ना पहुंच सके और कोई इदारा उन तक वो पहुंचना नहीं चाहिए, जो किसी तरह से वो शायद दोबारा ज़िंदगी की सांसें ले सके। पहले ही इतनी बड़ी हज़ारों की तादाद में, अभी हम सारे डिस्कस कर रहे हैं कि 66-67 हज़ार जहाँ फ़लस्तीनी शहीद हो चुका है। मुझे बताएं वहां कितने लोग इस वक्त, क्या बचा होगा उस मुल्क? ये तो वो है जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे। अंजर साहिबा, वैसे तो नेतन्याहू को सियासी चालों का माहिर जाता है, लेकिन अभी जो उनकी ट्रंप से दोस्ती हुई है, क्या ये जो दोस्ती है उनकी अपनी कुर्सी के लिए खतरा पैदा कर सकती है, उनकी हुकूमत को खतरे में डाल सकती है ये दोस्ती? नेतन्याहू की ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास, देखिए नेतन्याहू, हमें ये समझना चाहिए कि जी नेतन्याहू का जिस तरह नरेंद्र मोदी का इंडिया में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टांस है जी, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस या इस तरह के वॉर क्राइम्स तब कमिट करते हैं कि जब उनको लगता है कि उनकी सियासी ताकत जो है कम होने वाली है। सो सिमिलरली जितने भी इस तरह की कोशिशें नेतन्याहू करते रहे हैं, वो इसलिए करते रहे हैं कि उनको लगता है कि इसकी वजह से मैं अगली बार भी इलेक्ट हो जाऊंगा या मेरी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हुआ है कि तेल अवीव में, जेरूसलम में, हर जगह हमने देखा है कि मैसिव रैलीज निकल रही हैं, प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। बल्कि पहली मर्तबा ये भी हमने देखा है, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस आई हैं कि देखें इजराइल के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ लॉ हर जवान शख्स ने 2 सालों के लिए मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे यूथ है जिसका हमने देखा सोशल मीडिया पे
जो कि अपने कंस्क्रिप्शन पेपर्स जो उनको असाइन होते हैं वो फाड़ रहे हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि पूरी दुनिया में इवन जूस की तरफ से वो तेल अवीव हो, न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन डीसी हो, हर जगह ऑब्वियसली एक प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमें एक चीज़ जो देखनी पड़ेगी, अगेन अगर नेतन्याहू इन चीज़ों पे अग्री नहीं करते कि जिस तरह के टोटल एंड कंप्लीट सीज फायर हो, हॉस्टेजेस अगर रिटर्न कर दिए जाएं, अभी भी देखें कहीं ना कहीं तो पीस ने स्टार्ट करना था ना, और कोई भी अगर ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होती है तो वो डेफिनेटली वन साइडेड तो नहीं होनी चाहिए। वो मुझे जहाँ तक चल रहा है कि वो इस चीज़ को रेजिस्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज कोई भी इस तरह की सॉवरेनिटी की गारंटी वो देने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई बाइंडिंग उन्होंने टाइम टेबल दिया है पैलेस्टीनियन स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए। हाँ जी, किलिंग को स्टॉप करने के, रीबिल्ड करने के लिए जी कोई डिलेड पॉलिटिकल सेटलमेंट, तो इस तरह का नैरेटिव, हाँ वी हैड टू स्टार्ट समवेयर, लेकिन इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। और पाकिस्तान आई थिंक कहीं ना कहीं उसका जो पब्लिक पोस्चर है ना जी, मैं हमारे हवाले से बात करूंगी कि जी इट्स अ वेलकम इनिशिएटिव, लेकिन हम जितने भी दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ भी कोऑर्डिनेट करके हमें जो है ना जी ऑफिशियल स्टांस से बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सही कि हम कोई ठीक है, ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम नेतन की बात करें तो आप नेतन की पर्सनालिटी को इस वक्त किस तरह से देखते हैं? वो तो कह रहा है कि मुकम्मल फतह उसे मिल चुकी है, लेकिन इसराइली मीडिया मुकम्मल हारा हुआ शख्स डिक्लेयर कर रहा है नेतन को। और जब ट्रंप के साथ नेतन मौजूद थे और कह रहे थे कि अमेरिका मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तब भी उनकी जो ज़बान है वो उनके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज खासी थकी हुई और खासी वो डिस्टर्ब लग रही थी। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपको याद हो कि 7 अक्टूबर से पहले वहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स के चक्कर में इसने सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां करने की कोशिश की थी, क्योंकि अपने करप्शन केसेस को बचाना चाह रहा था। तो एक वो भी अभी हैंगिंग है, उसके ऊपर सोड है। और सेकंड देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट है, जो फार राइट के लोग हैं, 13 मेंबर कोलिशन इनके साथ है, इनमें से 2 भी हट जाएंगे जो गिर जाएंगे। सो इनके लिए मुश्किलात है, क्योंकि फार राइट ने कहा था किसी सूरत में आपने सीज फायर नहीं करना है, आपका मैंडेट में है ऑक्यूपेशन ऑफ गजा एज वेल एज वेस्ट बैंक। तो उससे तो ये निकल गया है, तो अब इसलिए अभी सीधे वो अभी तल अवीव नहीं है, अभी तो वो कहीं बाहर का छुट्टियां मनाने गया हुआ है। तो उनके लिए मुश्किलात हैं, और जो ज्यादा प्रेशर अभी इन पे आएगा, क्योंकि वो लोग पूछेंगे आपने क्या किया है, क्योंकि देखा ना विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इसमें फलस्तीनियों की भी बेहतरी है, इसके लिए भी बेहतरी है, लेकिन इसको अब ये कहा जाए कि यू हैव कम्प्रोमाइज। तो दैट्स व्हाई अभी इजरायली मीडिया को, प्रिंट मीडिया को आप देखें तो वो इसको डिफरेंट एंगल से चीजें देख। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे सवाल एक ये भी पैदा होता है कि अगर ये मंसूबा कामयाब नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया है ट्रंप ने हमास को, हमास की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, मुस्लिम ममालिक भी कह रहे हैं कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, तो अगला जो लाहे अमल है वो क्या आपको लगता है होगा? इसमें लाइकली ये होगा कि मेरा ख्याल में कि एक तो हमास की गारंटी दी है जब अमेरिका को चंद अरब ममालिक ने, लाइकली जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने कहा हमास वाले एग्री करेंगे, एक दैट इज वन थिंग। लेकिन सिंस अभी इसमें कुछ तब्दीलियां हैं, तो हो सकता है दे मे बाय सम मोर टाइम कि हमने इसको भी डिस्कस करना है, तो वो होगा, लाइकली है। और हमास में भी रियलाइजेशन होगी, कोई दरमियान में बीच का रास्ता आएगा, क्योंकि कतर है, सऊदीज है, पाकिस्तानीज, और वो अप्रोच कर सकते हैं, मार्को रूबियो से भी बात हो सकती है, ये चीजें प्रिवेल करेंगे। तुर्किया इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो ये करेंगे, तो मेरे ख्याल में दरमियान से कोई रास्ता होगा। अल्टीमेटली जब ये मंसूबा डिक्लेयर करना था, अनाउंस करना था, उससे पहले कतर से भी माफी मांग ली इसराइल ने। जी हाँ, देखें, ये तो एक वो ही वाज फोर्स प्रेशराइज, अपने सामने बिठा के फोन करवाया कि आप इसको जाके अपॉलॉजी करो। दिस इज वर्ड अपॉलॉजी अल जज़ीरा ने रिकॉर्ड किया है। और लेकिन अभी आप देखें कि आज उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा, इन केस फ्यूचर में अगर कोई कतर पे अटैक करता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स विल कैरी आउट काउंटर स्ट्राइक, या उसको डिफेंड करेगा। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल, फिर हम शुक्रिया अदा करूंगी मैं आप सबका। सवाल ये है कि नेतन की पोजीशन इस वक्त आपको कैसी लग रही है? बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, जिस तरह से आप भी बात करें, सामने बैठ के फ़ोन करवाया गया, फिर ये मंसूबा जिसको अनाउंस वो नहीं करना चाहता था, मंसूबा भी अनाउंस किया, आइसोलेशन का भी शिकार नज़र आ रहा है, तो खासी मुश्किल में है नेतन इस वक्त। मेरा ख्याल में ये जो एग्रीमेंट, जो प्रपोजल है, ये उनका वाटरलू साबित होगा, और आप देखेंगे कि इजराइल के अंदर से फार राइट वाले इसके साथ क्या करते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, अंजा साकिब साहिबा और नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस मईशत की जो इस वक्त हिचकोले खाती हुई नज़र आ रही है और एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मईशत अदादो शुमार के खेल में इस वक्त उलझी हुई नजर आ रही है। आलमी इदारे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। एक तरफ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पॉलिसी रिफॉर्म्स के वादे हो रहे हैं और महंगाई कम होने का दावा भी किया जा रहा है। इन हालात में कि जब पाकिस्तान को कुदरती आफात, करप्शन और पॉलिसी के तजादात ने जकड़ा हुआ है, सवाल यह है कि पायदार तरक्की का ख्वाब कब और कैसे हकीकत बनेगा। एशियाई तरक्याती बैंक खबरदार ये कर रहा है, वार्न कर रहा है कि सैलाब, माहौलियाती तबाहकारी और गैस टैरिफ के इजाफे से महंगाई फिर बढ़ सकती है। तो क्या आम आदमी की कुव्वत खरीद एक बार फिर मिट्टी में मिलने वाली है? वज़ीर आज़म आलमी ताकतों से मुलाकातों को बड़ी कामयाबी करार देते हैं। अमरीकी सदर भी सरमायाकारी की बात करते हैं, मगर सवाल ये है कि ये सरमायाकारी ज़मीन पर कब उतरेगी? क्या ये मंसूबे आम आदमी के किचन तक रिलीफ पहुँचा पाएंगे या नहीं? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर खाकान नजीब को, माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि अदादो शुमार आपके सामने है, रिपोर्ट जो कह रही है वो भी आपने देख ली। पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त किन बड़े चैलेंजेस का सामना है आपके ख्याल में? जवेरिया साहिबा, एक तो बात ये कि बगैर फैक्ट्स, फिगर्स, अदादो शुमार के डिस्कशन इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई उनको कोट करना पड़ता है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक नॉन इकोनॉमिस्ट या नॉन फाइनेंस के लिए उन सबको समझना मुश्किल है। एक सबसे आसान अदादो शुमार ये है कि महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है वो पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा रही है, यानी कि 29%, 24%, उससे पहले 12%। पिछले साल महंगाई के बढ़ने की शरह में कुछ कमी आई, यानी कि 5% के करीब आई, तो आपकी पॉकेट पर जो चीजें बहुत भारी पड़ रही थी वो कम भारी पड़ना शुरू हो गई, यानी कि महंगी जरूर हुई पर कम महंगी हुई। इसी तरह जो थोड़ा सा बैरूनी खसारा था वो संभल गया। ये सब IMF की एंगेजमेंट है जिसने ये आदादो शुमार पैदा किए हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी या मैक्रो स्टेबिलिटी, बट एक स्टेबिलिटी सी है मुल्क। बट ये अंडरलाइंग चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी आर ऑलवेज देयर। देखिए अंडरलाइंग चैलेंजेस क्या हैं, इवन जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, आई मीन वो भी अब मानते हैं। मैं तो बहुत अरसे से कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल है, कि यानी कि असल अपॉर्चुनिटी क्या है, असल अपॉर्चुनिटी है कि मुल्क ग्रो करेगा, नए टीवी स्टेशन आएंगे, जवेरिया को नई नौकरी मिलेगी, नए प्रोड्यूसर आएंगे, नए कैमरामैन आएंगे, पर अगर ग्रोथ कम हो जाएगी तो ये नहीं होगा। सो द रियल अपॉर्चुनिटी, द रियल प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान और ऑफ एनी सिटीजंस। चाइना ने क्या किया है, प्रॉस्पेरिटी कहां से आई है? उन्होंने लोगों को कोई डोल आउट नहीं दिया। मतलब आई एम नॉट, मैं वल्नरेबल को जरूर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रखना चाहता हूं, बट प्रॉस्पेरिटी जॉब अपॉर्चुनिटी से आती है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज मुल्क की ग्रोथ से आती है। पाकिस्तान के ग्रोथ का जो फ्रेमवर्क है उसको ठीक करें, जिसका आसान मतलब ये कारोबार को आसान करें, जिसका मतलब ये है रियल चैलेंजेस। इन्वेस्टमेंट टू GDP बहुत कम है, यानी कि हम अपनी जो पूरी कमाई है साल की उसके तनासुब से 13% सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। चाइना 35% इन्वेस्ट करता है। आप अपने बच्चे में अगर 35% इन्वेस्ट करेंगी तो ही विल डू वेल, अगर आप उसमें सिर्फ 13% इन्वेस्ट करेंगी तो ही विल डू एवरेज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रियल अपॉर्चुनिटी की बात की। एक आम आदमी जो हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा, अदादो शुमार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाह रहा होगा कि क्या आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफा होगा या उसके लिए मज़ीद परेशानी होगी, और रियल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से आती हैं? सरमायाकारी की भी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो रही है, तो सर रुकावट आखिर कहाँ है? देखिए पाकिस्तान में एक तो बात यह है कि कुव्वत खरीद, सही बात है कि पिछले साल को निकाल दें तो 2024 तक कम होती रही है लोगों की, बिकॉज जिस तरह महंगाई होती रही है सैलरीज तो उस तरह नहीं बढ़ी। सो जो रियल कुव्वत खरीद है वो टूटी है लोगों की। सो जो 100 रुपए की वैल्यू है वो चूंकि कम हो गई है तो आप कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो आपकी इनकम, ये बात ठीक है कि उस तरह नहीं बढ़ी। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 साल ऐसे गुजरेंगे कि 5% और 5 से 7%, और लेट्स होप कि एक टीवी आपकी सैलरी 10% बढ़ाता है और इन्फ्लेशन 5% होती है, तो देन इट्स फाइन। वैसे आप बड़ी आइडियल और अच्छी बातें कर रहे हैं। थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बट द रियल इशू इज कि क्या हम इकोनॉमी की जो
ग्रोथ का फ्रेमवर्क है उसको इस तरह से कर सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज 30 लाख नौकरियां चाहिए हर साल पाकिस्तान को। अब आप ये क्यों चाहिए? क्योंकि इतना यूथ एंटर कर रहा है, बिकॉज 2.5% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जिसको हम कम नहीं कर पाए। ये एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा जिसे कहेंगे डिलेमा है कि अगर इतना यूथ एंटर कर रहा है तो ये नौकरियां निकलनी, इसके लिए इकोनॉमी को 6-7% पे ग्रो करना है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट गियर्ड टू ग्रो दैट वे। सो एक तो ये कि ये नादिर मौका जवेरिया इसलिए IMF के एंगेजमेंट के बाद स्टेबिलिटी है। दुनिया ने 10 मई को जब देखा तो एक अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, यार कौन सा मुल्क है पाकिस्तान के अलावा जो इस वक्त हंस के हैंडशेक कर सकता है इन तीनों के साथ, एंड तीनों जो हैं वो इसकी बात सुनना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF की आप बात करें, IMF ने हमारी मईशत को कितना स्ट्रॉन्ग किया है या इस पे NSR ने हमारी मईशत को कितना वीक किया है आपके ख्याल में? ये आपने दोनों अच्छा किया कि दोनों चीजें पूछ ली हैं। देखिए कोई भी अच्छी बात नहीं होगी। मेरे अब्बा 94 साल तक जिंदा रहे हैं, ठीक है, he just died a few weeks ago। 94 साल में जिंदगी में एक बार ICU गए हैं वो, उन्होंने इतनी आला जिंदगी। अगर आप 94 साल में 24 बार ICU के डॉक्टर के पास पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके गए हैं तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना कि इकोनॉमी में क्या करते रहे हैं? क्या उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं ठीक रखी, सेविंग्स नहीं ठीक रखी, एनर्जी सेक्टर नहीं ठीक, प्राइवेटाइजेशन नहीं की, स्टेट कंट्रोल बहुत था, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही थी, ये सब काम करते रहे। तो पाकिस्तान, ये अच्छी बात नहीं है कि इतनी दफा गया, बट इस वक्त एंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दे दी है और ये टिपिकल है IMF एंगेजमेंट्स की। जो स्टेबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया, बैरूनी का सारा इन्फ्लेशन, अंदरूनी का सारा कुछ एनर्जी का खसारा संभला है। अब वक्त क्या है कि मुल्क में अगर एनर्जी सेक्टर की कारोबार को प्राइवेटाइज करना है तो कर लें, PIA को प्राइवेटाइज करना है तो कर लें। अगर आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए डीरेगुलेशन, आसानी पैदा करनी है, चैनल खोलने में आसानी, बंद करने में आसानी, चलाने में आसानी, टैक्स पे करने में आसानी, सब काम करना है कर लें। अगर पाकिस्तान में आज पैदावारी सलाहियत, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी तो जो IT के इंस्टीट्यूट है उनको बेहतर करें, उनको बेहतर करेंगे तो ITES की एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो हमारा फार्मर है उसका खाद बेहतर करें, उसकी बीज बेहतर करें, तालीम बेहतर करें, मैकेनाइजेशन बेहतर करें। अच्छा, एक डॉक्टर साहब डायलेमा ये भी है कि जब हमें लगता है या अदादोशुमार बताते हैं कि मईशत कुछ बेहतर होने लगी है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछले दिनों में कुदरती आफत एक सैलाब की सूरत में हमारे मुल्क पे नाफिज थी जिससे अभी तक हम निकल रहे हैं, उसने भी इसको डिस्टर्ब किया होगा। एक तो ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि क्या हुकूमत के पास प्लान्स होते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि ये पता होता है, प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें कि ये होना है, बारिशें होनी है, सैलाब आना है मानसून सीजन में। और दूसरा सर, ये जो सरमायाकारी हो रही है, हम सिफारती महाज पे बहुत अच्छा हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सऊदीया के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद रखें कि ये हमारी मईशत के लिए भी बेहतर होगा? और अगर मईशत के लिए बेहतर होगा तो अल्टीमेटली आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो सकेगा इससे? जवेरिया, इतने गहरे दोनों सवाल हैं कि हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा इन पे। ट्राई टू डू इट ब्रीफली प्लीज। जो सेकंड ये देखें, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया से भी $2.2 अरब के आज से कुछ माह पहले एक MOU साइन हुए, उनमें से कुछ उम्मीद है कि इन रियल टर्म्स इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी के साथ साथ वो पहले भी जब हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे तो 2019 में भी रिफाइनरी $20 अरब इस तरह की बात हो रही थी। रेकोडिक में अभी उनका इंटरेस्ट है। सो लेट्स होप कि ये जो टेथियम बेल्ट है, इतने रिच रिसोर्सेज हैं, इसमें कुछ काम शुरू होगा। सो सर्टेनली अमेरिका में एक एक्सेस अगर हमें मिलता है हमारे प्रोडक्ट्स का, 50% टैरिफ है इंडिया पे, आप पे 19% है, सो यू हैव अ इनहेरेंट एडवांटेज। तो ये CPEC 2 का अमल अगर कुछ शुरू होता है, ये सब काम तब होगा जब आप अपने घर की जो चीजें मैंने कही हैं उनको ठीक करेंगे। इन द शॉर्ट रन ये मैंने कही है कि 3 साल में इनको, और इन द लॉन्ग रन जो एजुकेशन का मेयार है, जो मैल न्यूट्रिशन है चिल्ड्रन की, उनको ठीक करेंगे। अगर ये सब काम आप करने में कामयाब हो जाएंगे, और ये एक रियली नादिर मौका है पाकिस्तान के लिए। इट्स अ गुड टाइम बिकॉज आप पे बोझ नहीं है, दुनिया आपको एक बेहतर निगाह से देख रही है कि आप अपने घर की ये वाली भी चीजें जो है ना, इनको भी ठीक कर लें।
और ये ठीक करने के लिए अब ये क्यों नहीं होती। दूसरा आपने पूछा कि IMF बैड क्यों है। बैड इसलिए कि हर दफा जब पेशेंट बीमार होता है और ICU में पहुंचता है तो हम 24 बार उनके पास चले जाते हैं, तो वो फिर ICU से निकाल के ऑपरेशन की टेबल पे ले आते हैं। ऑपरेशन आपने या पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने करना है। वो टीम आज तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि व्हाट इज दैट टीम व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म दैट सर्जरी, कि जो ICU से निकल के ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट आ गया उसको फिर परमानेंटली जनरल वार्ड और फिर चलने के काबिल बनाएं कि वो खुद चल पड़े, कमाई इतनी हो कि बैरूनी खसारा ना हो, पैदावारी सलाहियत ऐसी हो कि नौकरियां निकल रही हो, पाकिस्तान की जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में ला सकें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक कर सकें। लॉन्ग रन ग्रोथ तो इन चीजों पे डिपेंडेंट है। अब ये करने का अदराक आई एम श्योर है। अब अगर मैं और आप बात कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि अथॉरिटीज को भी है, बट केपेबिलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यू नो, अदराक तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों का दुनिया में डेवलपिंग वर्ल्ड में मैं देखता हूं व्हेन आई वर्क के होता है, बट कैन यू हैव द कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी, द माइंडसेट, द विजन कि ये सब किया जा सके। जब ये हम ऑपरेशनलाइज करते हैं तो 78 साल में हमने देखा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आता रहा है, इसलिए कि हम अमली जामा नहीं पहना पाते इन सब चीजों को। लार्जर कॉन्टेक्स्ट मैक्रो लेवल पे ठीक है, ये जो माइक्रो रिफॉर्म्स हैं जब मुल्क करने जाता है पाकिस्तान का तो हम नहीं कर पाते, और उसमें आई रियली होप कि दिस टाइम विल बी डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर हमारे पास प्लान्स भी मौजूद हैं, हमारे पास थिंक टैंक है, हमें ये भी पता है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो क्या फिर हमारी प्रायोरिटी में ये नहीं है? पॉलिसी रिफॉर्म्स की बड़ी बात होती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स कब आखिर होंगे, कितने ज़रूरी हैं वो होने? वो मैं एक प्रेजेंटेशन जब पाकिस्तान पे करता हूँ ना जवेरिया, तो मैं एक ट्रायंगल शो करता हूँ। एक डेमोक्रेसी है ऊपर, जैसी भी आप कहें, एक सेटअप है जो चल रहा है। जो लेफ्ट ऑफ द ट्रायंगल है, मैं कहता हूँ एक एग्जीक्यूटिव है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एक अमल वो चल रहा है। एक इसका तीसरा कॉर्नर है जिसको आप कहते हैं टेक्नोक्रेसी। पाकिस्तान ने ना ये जो टेक्नोक्रेसी का अमल है, जिसमें देखिए एनर्जी सेक्टर तो बड़ा एक स्पेसिफिक सेक्टर है। मैं पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। इसी तरह फाइनेंस, ये एक बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सोशल सेक्टर ये एक बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट है। हमें इंडक्ट करना पड़ेगा टैलेंट इन ऑल द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एरिनाज, रेगुलेटरी बॉडीज, पॉलिसी साजी और रेगुलेशन, इन दोनों को ठीक करें। ये करने के लिए हमें ये करना, और आखिरी चीज है गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करके प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी पड़ेगी कि वो compete करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की दुनिया में भी, और कई कामयाब होंगे, कई खत्म हो जाएंगे, एंड दैट्स फाइन। दैट्स व्हाट कंपटीशन इज ऑल अबाउट। समवन कम्स फर्स्ट इन क्लास, समवन कम्स लास्ट, एंड दैट पर्सन डजंट गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स फाइन। ये है दुनिया का वो प्रोसेस जो पाकिस्तान अपनाने से कतराता है। और क्यों कतराता है? इसलिए कतराता है कि आई थिंक अभी हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए इन आवर शूज कि हम ये कर सकते हैं, बट इसको करने के लिए विनर्स और लूजर्स भी होंगे, और कुछ elite of Pakistan है, they will have to give real sacrifice and think differently. I think that's the way forward for Pakistan. Thank you so much डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है और आखिर में हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, इसको अगर हम ये कहें कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, अब सोचना हमारी हुकूमत को ये है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है, अपनी मईशत को हमने दुरुस्त किस तरह से करना है, क्योंकि सिफारती महाज पे तो हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन मुआशी तौर पे भी हमें बेहतर होना है ताकि आम आदमी तक उसके समरात मिल सके और हमारा पाकिस्तान जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने आए। इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।